हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 24 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह के हवाई फायरिंग करते हुए 2 वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर धनपतगंज थाने में अर्चना सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अर्चना सिंह धनपतगंज थाना क्षेत्र के चर्चित गांव मायंग के रहने वाले बाहुबली और इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह सोनू की बहन है। ये देखिए आप, सुल्तानपुर में यह हुआ। जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह पर मामला दर्ज हो गया है इसी हवाई फायरिंग के मामले में, जिसके वीडियो वायरल हो गया। देखिए आप, 2 वीडियो वायरल हैं। हवाई फायरिंग करने के मामले में केस दर्ज हुआ है अर्चना सिंह पर। सुल्तानपुर का मामला, वार्ड नंबर 24 का पंचायत सदस्य हवाई फायरिंग करते हुए इनके वीडियो वायरल हुए थे। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दोनों वीडियो आपने देखे, ये दोनों वीडियो वायरल हैं। इन्हीं वीडियोस के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इधर उन्नाव में पुलिस को भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा। यहां मंगलवार को हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी। कल भी लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया और आज भी जब लोग हंगामा कर रहे थे तो पुलिस मौके पर पहुंची थी और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली पुलिस खुद पर हुए हमले से बचने के लिए छिपती फिर रही है और बेकाबू भीड़ पुलिस कर्मियों पर आक्रोश के पत्थरों से चुन चुन कर निशाना लगा रही है। ये तस्वीरें उन्नाव की हैं। यहाँ लोगों ने पुलिस कर्मियों को घेर कर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद देखिए कैसे पुलिस वाले इन पत्थरों से बचने के लिए जगह तलाशते और बचते भागते दिखाई दिए। मामला मंगलवार को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है। यहाँ उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर में 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने कल भी शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया और आज भी जब लोग शव सड़क पर रखकर हंगामा कर रहे थे तो पुलिस लोगों को समझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस कर्मियों को घेर कर पथराव शुरू कर दिया। इन तस्वीरों ने एक बार फिर पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने वाली यूपी पुलिस खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, लेकिन लोगों का ये आक्रोश भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आशीष गौर, एबीपी गंगा, उन्नाव। गोरखपुर पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी अपडेट है। गोरक्षनाथ पीठ में मत्था टेका उन्होंने। कल 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ वहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और अन्य कई योजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। गोरखपुर पहुंच गए मुख्यमंत्री। और मऊ में बसपा के अंदर बगावत शुरू हो गई है। बसपा से राम अचल राजभर को निकालने पर बगावत हो गई है। मऊ बसपा जिला अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, राम अचल राजभर उनको निकाला गया और अब बगावत शुरू। मऊ में जिला पंचायत सदस्य समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं का इस्तीफा बसपा से। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार की संपत्ति कुर्क होगी। पाटीदार की 2 संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी है। राजस्थान में करोड़ों की संपत्ति कुर्क होगी। पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित है और 8 महीने से फरार चल रहा है भगोड़ा आईपीएस मणिलाल पाटीदार। कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होने पर कार्रवाई होगी। प्रयागराज एसपी क्राइम की अगुवाई वाली एसआईटी कुर्की करने की तैयारी है। महोबा के कबरई थाने में 2 एफआईआर दर्ज हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे संवाददाता इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं, उनके पास ज्यादा डिटेल्स हैं इस मामले में। आप प्रयागराज में आपके पास क्या सूचना मिल रही है इस कार्रवाई के बारे में मोइन?
बिल्कुल, भगोड़े आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की दोनों अर्जियां खारिज कर दी। अब उसके बाद जो है उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। टीमें लगातार छापामारी कर रही थीं, लेकिन अभी तक मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब जो प्रयागराज पुलिस के एसपी क्राइम हैं, उनकी अगुवाई में जो एसआईटी बने थे, अब वो मणिलाल पाटीदार की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। 2 संपत्तियों का पता लगाया गया है, दोनों उनके होम जो स्टेट है राजस्थान, वहां पर बताई जा रही हैं। एक फ्लैट है, एक और प्रॉपर्टी है, कुछ दिन पहले ही इसे अर्जित किया गया था। तो अब पुलिस जल्द ही जो है कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके कुर्की की परमिशन किए जाने की इजाज़त मांगेगी और कोर्ट से परमिशन मिलते ही इन दोनों संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मोइन, कितना समय लग सकता है इसमें? देखिए, इसमें तमाम औपचारिकताएं होती हैं, तमाम कागजात तैयार करने पड़ते हैं, तमाम पुराने रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं कि लगातार पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। भगोड़ा आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार खुद भी समझदार है, कानून का जानकार है, इसलिए उसे कानून के सामने आकर सरेंडर करना चाहिए था। तो ऐसा लगता है कि उसे न्याय प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, इसलिए वो लगातार फरार चल रहा है। तो इन सारी औपचारिकताओं के जो रिकॉर्ड हैं वो तैयार करने के बाद प्रयागराज की जो पुलिस की जो एसआईटी है वो कोर्ट में कागज दाखिल करेगी, कोर्ट से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने में। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद भाई। आप कह रहे हैं 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है, इसके लिए कोर्ट में कागजात दाखिल होंगे और उसके बाद ये औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। इधर कानपुर में सरकारी योजना का लाभ अपात्रों को दिए जाने का खुलासा हुआ है। समाज कल्याण विभाग ने पिछले 2 सालों में 2523 अपात्र लोगों को शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा की धनराशि बांट दी। इसका खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है। कानपुर से खबर है, अपात्रों को जो धनराशि दी गई और जो घोटाला सामने आया उसका खुलासा हुआ है। कई लोगों को बगैर शादी के 20,000 रुपए दे दिए गए, कई को बिना आवेदन ही पैसे दे दिए गए। 51 अफसरों की जांच है। रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। रतीश, ये पूरा प्रकरण एक बार फिर से हमारे दर्शकों के सामने रखिए और क्या आगे होगा ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, साल 2019 और 20 साल 2020 और 21 ये 2 सत्र की जांच की जा रही थी। दरअसल योजना है पारिवारिक लाभ योजना और शादी अनुदान योजना। सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की ये 2 योजनाएं हैं। अगर शादी अनुदान योजना में 20,000 रुपये का 20,000 रुपये दिया जाता है आवेदक को और पारिवारिक लाभ योजना है उसमें 30,000 रुपये दिया जाता है। जो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जब इस मामले की पूरी विस्तृत जांच की गई है कि जो आवेदनकर्ता थे वो सही थे या फर्जी थे, तो 7,000 आवेदनों में से करीब 2523 आवेदन ऐसे मिले हैं जिनमें फर्जीवाड़ा हुआ है। 1,079 आवेदनकर्ता शादी अनुदान के थे और 1,444 आवेदनकर्ता पारिवारिक लाभ योजना के थे जिनमें फर्जी पाया गया है। अपनी जांच में 51 अफसरों को लगाया गया था ये पूरी जांच करने के लिए कि जांच की जाए और पता लगाया जाए कि इनका लाभ, इन योजनाओं का लाभ जिनको दे दिया गया है वो सही पात्र हैं या अपात्र हैं। अपात्रों को 2523 अपात्रों को ये योजना का लाभ दिया गया और उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ विकास भवन में। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, 3 सदस्यीय जांच कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दे दी है और अब जिलाधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे, रिकवरी करेंगे और तमाम आगे निर्देश देंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं निराला नगर में राजेंद्र, और ये एक हम भी एबीपी गंगा पड़ताल करने आया था। जो दस्तावेज एबीपी गंगा के पास हैं कि जो पात्र बता करके अपात्रों को लाभ दे दिया गया। निराला नगर का इलाका है, कच्ची बस्ती का इलाका है, और वहाँ पर जब हम ढूंढने पहुँचे, जिस पात्र को, निर्मला नाम की पात्र को शादी अनुदान का 20,000 रुपये दे दिया गया था, वो यहाँ पर नहीं मिली है। पार्षद हैं हमारे साथ जो इस बात की तस्दीक भी करते हैं। गिरीश चंद्रा पार्षद हैं क्षेत्रीय। गिरीश जी, 323 कच्ची बस्ती, यहाँ पर कोई निर्मला नाम की व्यक्ति, कोई महिला रहती है? नहीं, मुझे भी जानकारी हुआ और जैसा कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो जो अधिकारी लोग इतना बढ़िया जांच किए। निर्मला 323 जो निराला की कच्ची बस्ती है, इसमें कोई ऐसा मकान भी नहीं है, कोई ऐसा पात्र भी नहीं है। जैसा कि जानकारी हुई, फ़ोन पे बात की, कहीं वो आउट ऑफ स्टेशन के लिए कानपुर से बाहर है। आपने फ़ोन पे बात भी की थी, कहाँ, कौन से शहर में बता रहे थे? मुरादाबाद के शहर के कोट कर रहे थे और दोबारा फ़ोन तो नहीं लगा फिर।
तो मैं अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला, करोड़ों का जो घोटाला है, इसका जो खुलासा हुआ है, उन अधिकारियों को दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे बस्ती है, बस्ती के पात्र लोग मिलना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। देखिए 6.5 करोड़ के आसपास का यह पूरा घोटाला है। एक पात्र को हम भी ढूंढने निकले थे कि जिसको पैसा 20,000 रुपये दे दिया गया। निर्मला नाम है, 323 निराला नगर कच्ची बस्ती पता दिया गया है। मोबाइल नंबर जब हमने डायल किया तो मुरादाबाद का निकला और उसने बताया कि ये निर्मला का नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर, गलत आय प्रमाण पत्र, गलत आधार कार्ड, इन सब के जाली दस्तावेजों को जुटा करके इन योजनाओं का फ़ायदा उठाया गया है और तभी ये संख्या 7,000 में 2523 पहुंची है। खुद पार्षद जो क्षेत्रीय हैं वो खुद ये बता रहे हैं कि यहाँ पर निर्मला नाम की कोई महिला इस तरीके की नहीं है जिसको 20,000 रुपए का शादी अनुदान का लाभ दिया जा चुका है। ऐसे पूरे कानपुर शहर में अब तक 2523 पुष्टि भी कर दी रहती, चिन्हित किए जा चुके हैं। एक मामले की अभी आपने सामने ही लाइव पुष्टि कर दी हमारे दर्शकों के सामने। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रकरण कैसे हुआ होगा और कैसे आगे बढ़ा होगा। रतीश, बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने डीजीपी से मुलाकात की। राजेंद्र चौधरी, नरेश उत्तम पटेल ने डायरेक्टर जनरल पुलिस से मुलाकात की है और बीजेपी पर सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जिला पंचायत सदस्यों को धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। फर्जी केसेस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला है डीजीपी से और स्पष्ट शिकायत की है कि जिला पंचायत सदस्यों को उसके धमकाया जा रहा है। 16 जून 2013 ये वो तारीख थी जब केदारनाथ में कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दिया था। अब उस भयावह मंजर को 8 साल का वक्त बीत चुका है। इन 8 सालों में केदारनाथ धाम में हुए पुनर्निर्माण के कामों ने पूरी केदार घाटी की सूरत बदल दी। हालांकि विकास के काम अभी जारी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए 8 साल के बाद कितने बदले हैं केदार। केदारनाथ आपदा को हुए 8 साल। आठ साल में बहुत बदल गए केदार। धाम में जारी है पुनर्निर्माण के काम। – 2013 के जख्मों के धुंधले पड़ रहे निशान। हर ओर गूंज रहा है जय जय केदार। इन दो तस्वीरों से हम आपको केदारनाथ धाम के बदले हालात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में आई आपदा को 8 साल हो गए हैं। उस मंजर को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। लेकिन अब केदारनाथ धाम में सब कुछ बदल गया है और जो बाकी है उसे बदलने की कवायद जारी है। केदारनाथ धाम में आई आपदा के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी धाम की रौनक को पहले की तरह करने की। यही वजह है कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम लगातार जारी हैं, जिसके चलते वो जख्म अब धुंधले पड़ने लगे हैं जिन्होंने लोगों को दर्द दिए। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के पीछे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का अहम योगदान है। आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में क्या क्या पुनर्निर्माण के काम हुए और क्या बाकी है वो आपको बताते हैं। आज भी केदारनाथ धाम में जारी है पुनर्निर्माण के काम। निम ने गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग तैयार किया है। 16 किलोमीटर पैदल मार्ग को निम ने दूसरी जगह 18 किलोमीटर का बनाया है। पैदल मार्ग पर छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, लिंचैली, बड़ी लिंचैली बनाई है। यहाँ यात्रियों के रहने की व्यवस्था की जाती है। आपदा के बाद केदारनाथ में हेलीपैड और मंदिर परिसर का निर्माण हुआ है। आस्था पथ, मंदाकिनी पुल, 5 तीर्थ पुरोहित भवनों का निर्माण हुआ। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा निर्माण का काम हुआ। अभी धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल और तीर्थ पुरोहित भवन का निर्माण बाकी है। इसके अलावा अस्पताल और पुलिस भवन के साथ कुछ और काम बाकी हैं।
साथ ही यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए रहने के लिए भवन बनाए जा रहे हैं। आपदा के बाद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने काम किया और आपदा के 2 से 3 साल के अंदर केदारनाथ धाम में तेजी से काम करते हुए यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं जुटाई गई। अब धाम में वुडस्टोन कंपनी और DDMA विभाग काम कर रहा है। 2018 में जब हम लोगों ने फौज को छोड़ दिया था तो दिमाग में आया कि किस तरह से और अतिरिक्त यहाँ पर डेवलपमेंट करा जा सकता था। उसके लिए JSW जिसको हम कहते हैं कि जिंदल साउथ वेस्ट, जो मिस्टर जिंदल है, वो अपने CSR फंड से उन्होंने कुछ पैसा दिया था केदारनाथ के लिए, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और उसके हम लोगों ने कोऑपरेटिव मॉडल में वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया और उसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर सरस्वती घाट का काम शुरू करा था। तो सरस्वती घाट में 3 तरह के काम थे। एक तो सरस्वती नदी का प्रोटेक्शन था और इसके ऊपर से आस्था पथ बनना था और तीसरा यहाँ पर भव्य घाट का निर्माण था। वहीं प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहे हैं। धाम में निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग जारी है। केदारनाथ में जो ड्राइंग के रूप में काम होना था, जो वहाँ का मास्टर प्लान है, उसमें किसी काम में 80% भी काम हो गया, कहीं 70% भी काम हो गया, कोई 85% भी काम हो गया है। और आज ही मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जितने वहाँ पे हमारे स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ कमिश्नर गढ़वाल की एक बैठक भी रखी जाएगी, जो कि हमारे COD हैं उसके देवस्थान बोर्ड के, और DMA उस बैठक में रहेंगे ताकि उनके जो भी कुछ अब कठिनाइयाँ उनको दूर करें। हालांकि खराब मौसम ने कई बार पुनर्निर्माण के काम में बाधा जरूर डाली, तो वहीं कोरोना काल में भी करीब 2 साल पुनर्निर्माण के काम प्रभावित हुए। लेकिन फिर भी केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्य ही हैं, जिसकी बदौलत यहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हर साल बढ़ ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। खबर गोरखपुर से है। वहां के कटसहरा गांव में 5 और 10 वर्ष के 2 भाई बहन खेलते वक्त लापता हुए। लापता होने के दूसरे दिन भी दोनों का कहीं सुराग नहीं लगा है। देर रात तक पुलिस लापता बच्चों की गांव और आसपास के खेत में तलाश करती रही, लेकिन मासूमों का कहीं भी सुराग हाथ नहीं लगा। गोरखपुर के SSP ने लापता हुए बच्चों को खोजने वालों को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा है। 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, जो लोग इन्हें खोज कर बताएंगे। और अब खबरें मुख्यमंत्रियों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। सबसे पहले CM गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने बाबा गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर माथा भी टेका। CM योगी जंगल कौडिया में उनके गोद लिए CSC का निरीक्षण भी करेंगे और उसके बाद राजकीय डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य देखने की भी संभावना है। ग्राम पंचायत अहिरौली भी वो जा सकते हैं। इसके अलावा CM तीरथ रावत के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। CM तीरथ ने संघ के उदासीन आश्रम कार्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हुई। और पिछले करीब 3 महीने से बंद सभी पर्यटक स्थलों को आज से खोल दिया गया है। हालांकि कोरोना नियमों का पालन पर्यटकों को भी करना जरूरी होगा। आगरा में भी लोग अब ताज का दीदार कर सकेंगे। वैसे तो ताजमहल में पर्यटकों के लिए पूरे दिन की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि ताजमहल के अंदर पर्यटकों की संख्या 650 से ज्यादा न हो। फिलहाल टिकट केवल ऑनलाइन ही होंगी। कोरोना महामारी के चलते ताजमहल पर आने वाले पर्यटकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा। और देश में कोरोना महामारी फिलहाल कंट्रोल में दिख रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 62,224 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 1,07,628 संक्रमित लोग ठीक भी हुए और 2,542 मरीजों की मौत हुई इन्हीं 24 घंटों में। इस तरह से एक्टिव केसेस
यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में काफ़ी कमी हुई, 48,090 की कमी आई है और अब यह आंकड़ा 8,65,432 तक जा पहुंचा है।